नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शबनम और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके परीक्षा चैनल में। आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। माना जाता है कि नोबेल प्राइज दुनिया का इस धरती पे दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज है। तो ये प्राइज क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या कब इस प्राइज की स्थापना हुई थी, हम पढ़ेंगे। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसकी बेसिक पॉइंट या फिर कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। जब तक हमें उसके पीछे की बैक स्टोरी नहीं पता होगी, हिस्ट्री नहीं पता होगी, तो हम सिर्फ रटेंगे। जितना ज्यादा हमें क्लियर होंगी चीजें, उतना ज्यादा दिमाग में वो चीज रहेगी और उतने लंबे समय तक रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। तो एक व्यक्ति थे एल्फ्रेड नोबेल, जिनका पूरा नाम था एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ये पैदा हुए थे स्टॉकहोम में, स्वीडन, जो अभी यूरोप के देश में आता है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। ये इमैनुअल नोबेल और एंड्रेड नोबेल के घर पैदा हुए थे। इमैनुअल नोबेल इनके पिताश्री का नाम है और एंड्रेड नोबेल इनकी माताश्री का नाम है। तो स्वीडन के एक परिवार में, एक गरीब परिवार तो था इनका, बट परिवार बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था। इनके ताऊ चाचे जितने भी दादा परदादा थे, ये सारे इंजीनियरिंग फील्ड के थे, इन्वेंशन फील्ड के थे। तो वो फील्ड था, पर ये गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके माता पिता की शादी ईयर 1827 में हुई थी और इनके 8 बच्चे थे। एल्फ्रेड नोबेल जो थे वो चौथे नंबर के बच्चे थे और एल्फ्रेड उस टाइम पे बहुत ज्यादा बीमार रहने वाले बच्चे थे। और इनके बाकी फैमिली में जो ब्रदर और सिस्टर थे वो भी काफी बीमार रहते थे। उस टाइम भी वैक्सीन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए बहुत सारे बच्चे इनके मर गए और सिर्फ एल्फ्रेड और 3 और जो इनके भाई थे ये बचे रहे। तो फिर क्या हुआ कि जब नोबेल 4 साल के थे तो इनके पापा ने बहुत ज्यादा बिजनेस में दिक्कतें देखी और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गरीब हो गए। इनका सारा पैसा, जितना भी इनका पास पैसा था, वो सारा डूब गया। तो इस वजह से नोबेल के पिता जो इमैनुअल थे, उन्होंने सोचा कि वो स्वीडन को छोड़ के कहीं और शिफ्ट कर जाते हैं। तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया सेंट पीटर्सबर्ग में, जो अब रशिया में है, रूस में है ये स्थित। तो 1837 यानी कि जब एल्फ्रेड का जन्म हुआ 1833 में, तो 1837 जब एल्फ्रेड 4 साल के थे तो उनके पिता उनको छोड़ के, उनके परिवार को छोड़ के चले गए पीटर्सबर्ग में और वहां पे उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे देखते देखते उन्होंने मशीन्स पे, एक्सप्लोजिव्स पे काम करना शुरू किया। थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, इनके पिता जो थे वो इंजीनियर ही थे। तो उन्होंने तब एक आविष्कार भी किया। इन्होंने वीनियर लैथे, एक प्रोडक्शन की जो प्लाईवुड पे काम करती थी। फिर क्या हुआ कि इनके पास ऐसे करते करते धीरे धीरे बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट होना शुरू हो गया। फिर इनको लगा कि अब मेरे पास इतना पैसा हो गया है कि मैं अपनी फैमिली को बुला सकता हूँ। तो ईयर 1852 में जब एल्फ्रेड 9 साल के थे तो उन्होंने इनके पिता ने क्या किया, अपने परिवार को और अपने बच्चों को यहीं पे बुला लिया जहां पे ये इतनी तरक्की कर रहे थे। फिर क्या देखते हैं कि जो एल्फ्रेड का था वो नेचर कैसा था। तो जो एल्फ्रेड नोबेल थे ये बीमार रहने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी बीमार रहते थे ये बच्चा, बट ये बहुत ज्यादा क्यूरियस था। स्कूल तो उस वक्त नहीं जाता था, पर बहुत क्यूरियस था, अपनी मम्मी से पूछता रहता था कि ये कैसे है। बहुत क्रिएटिव थिंकिंग मानी जाती थी उनकी और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे। जो चीज देखते थे, पढ़ते थे, उनको उसी वक्त वो चीज याद हो जाती थी। तो इससे इनके माता पिता ने ये तो देख लिया था कि एल्फ्रेड अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे, कामयाब होंगे। उन्हीं इसी नेचर की वजह से फिर जब इनके पिताश्री इमैनुअल जी शिफ्ट हो गए थे तो उन्होंने सोचा कि अब 16 साल की उम्र हो गई थी इनकी, तो इनको पढ़ाया जाए। तो इनके लिए प्राइवेट ट्यूटर्स भी सिलेक्ट कर लिए उन्होंने पढ़ाने के लिए और इन्होंने पढ़ाई की और लैंग्वेज काफी, इन्होंने लैंग्वेज पढ़ी, फ्लुएंसी रही,
स्वेडिश तो इनकी नेटिव भाषा थी, तो उसको सीखना बहुत आसान था उनके लिए। इन्होंने इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इवन रशियन भी सीखी और बहुत ज्यादा फ्लुएंट रहे। बाकी इनका जो मेन सब्जेक्ट था, इन्होंने मास्टरी कोशिश की कि ये मास्टरी ले सके केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में इन्होंने मास्टरी हासिल करने के लिए ईयर 1850 में ये पेरिस गए। ये 2 साल के लिए अमेरिका भी गए थे उस वक्त। ये फिर मिले वहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एस्कैनियो सोबेरो। एस्कैनियो सोबेरो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंशन कर रखी थी नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में, और ये इन्होंने जो इन्वेंशन कर रखी थी 3 साल पहले कर रखी थी। 3 साल बाद इनको कौन मिले? हमारे नोबेल जी मिले। तो इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे नोबेल जी इन्हीं के बताए हुए कामों को करते हुए इनके पीछे पीछे लगे रहे, और इनसे ही इन्होंने केमिस्ट्री सीखी। अब सोबेरो जो जी थे वो भली भांति जानते थे कि नाइट्रोग्लिसरीन एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है जो एक्सप्लोड हो सकता था। एक्सप्लोजिव्स का इनका बिजनेस भी था, तो तब इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा ये हीट और प्रेशर की वजह से एक्सप्लोड हो सकता है। पर नोबेल जी नहीं माने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया कमर्शियल वे में, मतलब कि बिजनेस के वे में, एक गन पाउडर के रूप में। तो धीरे धीरे जब वो गन पाउडर के रूप में यूज करना स्टार्ट किया, उनके पिताश्री ने भी ये काम करना बिजनेस में स्टार्ट कर दिया, तो काफी पैसा इनके पास आने लगा। तो जैसे जैसे पैसा आता गया, इनकी रुचि और बढ़ती गई इसके लिए, और तभी देखा गया कि नोबेल ने अपना फर्स्ट पेटेंट फाइल किया है। इंग्लिश पेटेंट इन्होंने अपना फर्स्ट फाइल किया था 1857 में गैस मीटर पे, और इनका स्वेडिश का फर्स्ट पेटेंट था 1863 में, और वो था कि हाउ टू प्रिपेयर द वेज टू प्रिपेयर द गन पाउडर। अब मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। पेटेंट चीज होती है एक राइट। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेंट करता है उस चीज को, तो उसके पास एक पेटेंट राइट्स होते हैं कि वही उसको बेच सकता है, और वही उसके पास राइट्स होते हैं कि ये चीज उसकी आविष्कार की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि नोबेल के पास कुल 355 पेटेंट्स थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 355 पेटेंट्स कमाए थे, जहां आज के टाइम पे लोगों के पास एक पेटेंट कमाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां उस टाइम पे नोबेल ने 355 पेटेंट्स अपनी इन्वेंशन, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के बलबूते पे उन्होंने ये सारी चीजें की थी। फिर देखा गया कि क्रीमियन वॉर के टाइम पे 1853 से 1856 में जो क्रीमियन वॉर चली थी, उस टाइम पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे थे। तो मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए इनको चाहिए था इन्वेंशंस। तो ये इन्वेंशंस पे काम करते रहे, और इन्होंने बहुत ज्यादा अपने इक्विपमेंट्स की सप्लाई की वॉर में। और उस टाइम पे जब तक वॉर चल रही थी तब तक तो इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड थी, प्रोडक्शन थी इनके कंपनी के द्वारा। बट जैसे जैसे वॉर खत्म हो गई 1859 तक, क्या हुआ कि ये बैंकक्रप्ट हो गए। मतलब जब आप प्रोडक्शन खत्म होगी, डिमांड खत्म होगी, तो ये क्या हुआ? ये बैंकक्रप्ट हो गए। अब क्या हुआ? 1859 में नोबेल के पिता ने फैक्ट्री को छोड़ दिया अपने सेकंड सन जो थे लुडविग नोबेल, जो नोबेल के जो अल्फ्रेड नोबेल के बड़े भाई थे, उनके भरोसे उन्होंने अपने बिजनेस को छोड़ दिया और रशिया वापस चले गए। और नोबेल ने उस वक्त क्या किया? अपनी स्टडी, अपने परिवार को छोड़ के अपना पूरा ध्यान अपने काम पे, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, और उन्होंने एक सेफ मैन्युफैक्चर यूज नाइट्रोग्लिसरीन का बनाना स्टार्ट किया। एक हादसे में जब नोबेल के भाई काम कर रहे थे, तो एक हादसे में नाइट्रोग्लिसरीन का बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ इनकी फैक्ट्री में। तब इन्होंने देखा कि नाइट्रोग्लिसरीन यूज करना थोड़ा हार्मफुल है, तो उस टाइम पे नोबेल ने एक और इन्वेंशन की जिसका नाम था डिटोनेटर। 1863 में ये इन्वेंशन हुई। फिर 1865 में इन्होंने ब्लास्टिंग कैप बनाई। इनसे ये ऐसी इन्वेंशन थी जिससे अपने आप कभी भी नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोड नहीं करेगा,
जो उसकी कमांड होगी वो डिटोनेटर के हाथ में होगी। जब भी जो बंदा यूज कर रहा है उस एक्सप्लोसिव इक्विपमेंट्स को या फिर बम्स को, ग्रेनेड्स को, तो वो जो भी इन्वेंटर, जो भी बंदा उसे यूज कर रहा है, वो उसकी कमांड उसके हाथ में होगी, तो कोई भी मिसहैपनिंग होने के चांसेस बहुत कम हो गए थे। अब उसके बाद नॉवल ने सबसे बड़ी इन्वेंशन दी, वो थी डायनामाइट की इन्वेंशन। 1867 में नॉवल ने डायनामाइट की इन्वेंशन दी, जो एक सब्सटेंस था, बहुत इजी वे में, सेफर वे में यूज किया जाता था नाइट्रोग्लिसरीन के बदले में। नाइट्रोग्लिसरीन वैसे ही मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा कंपाउंड ऐसा था जो एक्सप्लोजन कर सकता था, हार्म कर सकता था। तो नॉवल ने उस वक्त सोचा कि कुछ ऐसा कंपाउंड बनाया जाए, तो उन्होंने 1867 में डायनामाइट की इन्वेंशन की, जो बहुत ज्यादा इजी और सेफ था यूज करने में। अब डायनामाइट को यूएस और यूके में बहुत ज्यादा पेटेंट किया, फिर ऐसे ऐसे करते उनका जो बिजनेस था और बढ़ गया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया इससे। फिर 1875 में नॉवल ने और भी बहुत सारे आविष्कार किए जो डायनामाइट से बहुत ज्यादा स्टेबल और ज्यादा पावरफुल थे। वो टाइप तो डायनामाइट के ही थे, बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा इजी थे, स्टेबल थे यूज करने में। तो ऐसे ऐसे इन्होंने, नॉवल ने अपना काम किया, अपना बिजनेस बढ़ाया, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी योग्यता को दिखाया और लगातार काम करते रहे। उन्होंने देखो अप एंड डाउन भी इनकी लाइफ में आए, जैसे ही क्रीमियन वॉर आई, उसके बाद फिर एक्सप्लोजन्स हुए, तो अप और डाउन हुए, बैंकरप्ट भी हुई इनकी फैमिली, बट इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। इन्होंने काम करते गए ये, और अपनी इन्वेंशंस करते रहे और कुछ ना कुछ अच्छा लाने की कोशिश की इन्होंने हमेशा। परंतु क्या हुआ कि नॉवल के जो ब्रदर थे उन्होंने कुछ गलत वे में भी इस एक्सप्लोजन्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो ये थे इन्वेंटर, अब जो भी साइंटिस्ट होता है वो नहीं चाहता है कि उसकी इन्वेंशन किसी गलत काम में यूज हो, किसी वॉर में, मतलब कि हार्मफुल वे में यूज हो। तो बट ऐसा पैसा कमाने के लिए उस वक्त उन्होंने ऐसा कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 355 पेटेंट्स नॉवल के नाम में थे, और जब तक इनकी डेथ हुई थी तो 90 आर्नामेंट्स फैक्ट्रीज इनके नाम पे थी। तो मतलब कि इन सब से ये पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा काम करने वाले इंसान थे। बट वो काम में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। तो एक बार क्या हुआ कि इनकी फैक्ट्री में एक एक्सप्लोजन हो गया यूज करने से, इनके कंपाउंड्स यूज करने से, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई और इनके जो भाई थे उनकी भी जान चली गई। अब लोगों ने सोचा कि एल्फ्रेड, इनकी इमेज तो वैसे भी पब्लिक में खराब हो गई थी कि ये ऐसे बिजनेस करते हैं, मतलब ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे वॉर होती है, बट वो तो अपनी सेफ, अपनी कंट्री को बचाने के लिए करते थे, बट इनका गलत इमेज बन गई थी सबकी नजरों में। तो वहां के एक न्यूज़पेपर ने क्या किया, एल्फ्रेड को समझ के उन्होंने ये लिख दिया, टाइटल बना दिया कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मतलब कि मौत के सौदागर की मौत हो गई। तो जब इन्होंने ये देखा कि गलती से मेरा नाम छप गया है मेरे भाई की जगह, बट उसमें क्या लिखा गया है कि मौत के सौदागर की मौत हो गई, इसका ये मतलब है कि जब मैं मरूंगा तो मेरे को इस इमेज से देखा जाएगा कि मैं तो मौत का सामान बनाता था। तो ये चीज उनको बहुत हर्ट कर गई। तो उन्होंने तब एक विल बनाई और एक डिसाइड किया नोबेल प्राइज का। तो उन्होंने तब ये सोचा कि जितना भी उनका अभी तक पैसा कमाया गया है, इनकी शादी तो हुई नहीं थी, अब शादी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो किसी को अपनी जायदाद तो देनी नहीं थी इन्होंने। तो इन्होंने सोचा कि इनको अगर अच्छा इमेज बना के जाना है पूरी दुनिया में तो इनको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि अपनी एक विल लिखी जाए और विल में लिखा जाए कि जितना भी इनका वेल्थ है वो एक प्राइज के नाम पे दिया जाए। फिर हम क्या देखते हैं, इन्होंने क्या किया, 27 नवंबर 1895 में अपनी विल लिख दी, जिसमें लिख दिया कि इनका जितना भी अमाउंट है, जितना भी अभी तक इन्होंने पैसा कमाया है, वो सारा एक प्राइज के नाम पे दे दिया जाना चाहिए, ताकि इनकी एक पॉजिटिव इमेज, मतलब कि पॉजिटिव रूप से देखा जाए इनके मरने के बाद। तो जब उन्होंने उनकी विल देखी तो बाकी सब टैक्स वैक्स काट
कि 94%, मतलब कि 94% जो स्वेडिश क्रॉनर उस टाइम, मतलब अभी भी क्रॉनर करेंसी है, जैसे हमारी रुपीस करेंसी है तो क्रॉनर उनकी करेंसी है, तो उस पे 94% का जो हिस्सा बना उन्होंने अपना दान कर दिया इस प्राइज के नाम पे। तो अब इनके पास काफी पैसा रहता था तो ये अपनी विल चेंज करते रहते थे, पर 1895 में जब इन्होंने अपनी विल में ये लिख दिया तो उसके कुछ टाइम बाद ही 10 दिसंबर 1896 में इनकी मौत होगी। इनकी एक सेरिब्रल हैमरेज के स्ट्रोक की वजह से मौत हुई थी। तो इन्होंने काफी पैसा छोड़ दिया, तो उन्होंने पहले ही जो लास्ट विल इन्होंने लिखी थी उसके अकॉर्डिंगली नोबेल प्राइज में इसका पूरा 94% जाना चाहिए, तो उन्होंने वहां पे वो कर दिया था। फिर तो ये थी कि नोबेल प्राइज की क्या हिस्ट्री है, कैसे ये प्राइज बना। तो ये बना, अब मैंने इतना बता ही दिया है तो आपको पता ही चल गया है कि एल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल प्राइज उन्होंने ही इस चीज का आविष्कार किया और आपने जितनी भी संपत्ति कमाई थी इनको दे दी। तो शुरू में उन्होंने ही लिख कर दिया था कि किस फील्ड में मिलने चाहिए जितने भी ये प्राइजेस हैं। तो उन्होंने जो फील्ड्स इंक्लूड की थी वो थी केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन। फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं या फिर मेडिसिन भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने ये 5 नाम दिए थे और 5 नाम ही यूज हो रहे थे, 5 कैटेगरी, 5 फील्ड, 5 क्षेत्रों में ही दिए जा रहे थे ये प्राइजेस। बट कुछ टाइम बाद 1968 और 1969 में कंफर्मेशन मिल गई थी कि इकोनॉमिक साइंस को भी इंक्लूड किया जाए नोबेल प्राइज में। तो टोटल हमारे पास 6 कैटेगरी बन गई जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। इन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर और मेडिसिन इसीलिए इंक्लूड किया था इसमें क्योंकि ये सारी अप्लाइड चीजें हैं। अप्लाइड, इनको अप्लाई किया जाएगा तो मानवता की किसी भी काम में यूज होंगी। और पीस का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है क्योंकि शांति बहुत जरूरी है। अगर शांति होगी तभी यहाँ पे जो भी काम किए जा रहे हैं केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे, इन्वेंशन की जा रही है मेडिसिन पे, तो वो यूज होंगी। तो तभी से उन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन पे ये दिया और इकोनॉमिक्स फिर ऐड किया गया इसमें। तो ये प्राइज ये प्राइज तब से ही चलता आ रहा है और ये प्राइज 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी जो नॉमिनेशन होती है वो अक्टूबर में जिनको देना है वो नाम डिसाइड कर लिए जाते हैं। पहले तो ये मरणोपरांत दे दिया जाता था ये प्राइज की, कोई मर गया है उसके बाद भी अगर उसने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, मानवता के लिए कोई काम किया है, पीस के लिए, या फिर कोई इतनी अच्छी इन्वेंशन की है कि अभी बहुत ज्यादा यूज हो रही है वो किसी के बेनिफिट के लिए या पूरी कंट्रीज की बेनिफिट के लिए, तो दे दिया जाता था। बट फिर इसमें चेंजेस लाए गए और कहा गया कि ये जो प्राइज मिलना चाहिए वो बंदे के जिंदा रहने पे ही मिलना चाहिए क्योंकि लोग मोटिवेट होंगे। अब लोगों को जब वो मर जाते हैं तो उनको नहीं पता कि उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो लोग बहुत डिमोटिवेट होते थे कि यार मरने के बाद भी तो नोबेल प्राइज मिल रहा है तो फिर क्या फायदा है। तो इसीलिए मोटिवेशन के लिए ही सिर्फ अब जिंदा लोगों को ये नोबेल प्राइज मिलता है। अब ये अक्टूबर में जैसे कि होता क्या है कि बहुत ज्यादा काम करते हुए, इन्वेंशन करते हुए बहुत साइंटिस्ट की काफी एज हो जाती है, 72 74। अक्टूबर में अगर किसी का नाम दिया गया है बट दिसंबर आते आते प्राइज मिलते मिलते अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो फिर भी उसको मिलेगा ये प्राइज क्योंकि उसका नाम इसमें इंक्लूड कर दिया था। बट वैसे ये सिर्फ जिंदा लोगों के लिए इन्होंने कर दिया था। तो अब बात आती है कि प्राइज में मिलता क्या है। प्राइज में एक अमाउंट मिलता है। अमाउंट जो है वो स्टेगनेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं जाता है कि कितना अमाउंट होता है नोबेल प्राइज का। वैसे तो कभी कभी इसकी वैल्यू 8 लाख हो जाती है, 10 लाख। स्वीडन क्रॉनर की मतलब कि उनकी अमाउंट पे, मतलब कि उनकी जो करेंसी है उनके अकॉर्डिंगली 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख चेंज हो जाती है। अब क्या होता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स में कई बार बहुत ज्यादा इन्वेंशन हो जाती है तो 2-3 लोग ही एक इन्वेंशन कर देते हैं। अब एक इन्वेंशन है, 2-3 लोग हैं, तो 2 लोग हैं तो राशि इक्वल बन जाती है। पर अगर 3 लोग हैं तो ये जो नोबेल फाउंडेशन है जो ये प्राइज देती है वो डिसाइड करती है कि किसने ज्यादा काम किया है, किसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए अगर 3 से ज्यादा लोग होते हैं। तो जब से इकोनॉमिक्स, ये खास बात है, जब से इकोनॉमिक्स ऐड हुआ है तब से इकोनॉमिक्स में प्राइज मिले ही हैं हमारे 1969 से लेकर अब तक।
वरना कई बार होता है कि केमिस्ट्री में मिल जाता है, फिजिक्स में मिलता है, हर साल ऐसा हो जाता है, पर हर साल दिया जाता है, पर जरूरी नहीं होता कि हर फील्ड में किसी ना किसी को प्राइज दिया जाए। तो इन फील्ड्स को याद रखेंगे, इन क्षेत्रों को याद रखेंगे कि किस किस क्षेत्र में मिलता है, बहुत आसान है। हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर एक बेसिक आइडिया के लिए ये चीज समझा रही हूँ मैं कि आपको एक स्टोरी याद रहे नोबेल प्राइज के बारे में। तो नोबेल प्राइज जब भी कोई मिलेगा तो आपको नाम याद रखना बहुत आसान हो जाएंगे। किसी भी चीज को हम स्टोरी में पढ़ेंगे तो उस चीज को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। हमारा माइंड वही चीजें याद रखता है जो बहुत ज्यादा इजी वे में समझाई गई हो। तो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि नोबेल प्राइज यंगेस्ट कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और हमारे इंडिया के अभी रिसेंट 2019 में जिनको नोबेल प्राइज मिला है, अभिजीत बैनर्जी, इनको इकोनॉमिक साइंस पे मिला है। इन्होंने मतलब कि ग्लोबली पुअर पीपल के लिए बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं, इसलिए इनको मिला है लास्ट ईयर ही। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, और एक जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ नोबेल प्राइज के बारे में कि नोबेल प्राइज कहाँ से बना। तो हमने पढ़ा एल्फ्रेड नोबेल के बारे में। एल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति जिनके नाम पे ये प्राइज बना है, जो अपनी पूरी संपत्ति दान कर गए इस प्राइज के लिए। 94% हिस्सा अपना जितना भी इन्होंने कमाया था, इन्होंने इन्वेंशन की, इन्होंने डायनामाइट की इन्वेंशन की। इनका जन्म हुआ था एक बहुत ज्यादा गरीब फैमिली में 21 अक्टूबर 1833 में, बट इन्होंने अपने दिमाग से, अपनी कॉम्पिटेंसी से, अपनी काबिलियत से बहुत ज्यादा इन्वेंशंस की, महारत हासिल की, और खुद को एक नेगेटिव रोल मॉडल की तरह ना छोड़ जाएं। तो इसके लिए ये प्राइज बनाया ताकि इनको हमेशा एक पॉजिटिव इमेज से याद किया जाए। तो अभी तक जितने भी प्राइजेस आ रहे हैं, जितना भी पैसा आ रहा है, इन्हीं के फंड से आ रहा है। इनकी फाउंडेशंस भी बनी है जो इस सारी चीजों को संभालती है और देखती है कि विश्व में कौन कौन। और इन्होंने एक और चीज इंक्लूड की, ये भी इंक्लूड कर सकते थे कि स्वीडन के ही लोगों को ये प्राइज मिले, तो इन्होंने ऐसा कोई कंट्री वाइज इंक्लूड नहीं किया, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी। पूरे विश्व में जो भी व्यक्ति इस चीज के लिए काम कर रहा है, पीस के लिए काम कर रहा है, शांति के लिए काम कर रहा है, तो उसको ये प्राइज मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी विल में बहुत अच्छे से लिखा था। तो ये है एल्फ्रेड नोबेल का एक मॉन्यूमेंट जो इनकी ही फाउंडेशन ने बनाया है इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और इन्हें फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज भी बोला जाता है अभी। और 10 दिसंबर को इनकी जब मरण तिथि होती है तब ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, ये क्लियर कंसेप्ट हुआ होगा कि कहाँ से इसका आविष्कार हुआ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, यूजफुल कंटेंट लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।